आज दिल्ली के वृद्ध आश्रम के बाहर एक लाचार पिता पड़ा था। जब सुबह वृद्ध आश्रम के कुछ लोगों ने देखा तो तुरंत इसकी सूचना वहाँ के मैनेजर को दी गई। वह दौड़ता हुआ बाहर आया। वह देखता है एक आदमी जो अपने पैरों से चलने में लाचार था। वह उन्हें लोगों की मदद से वृद्धाश्रम के अंदर ले गए और उनका इलाज करवाया। अच्छे से देख रेख हुई। कुछ महीनों के भीतर जिनका नाम प्रेम शंकर था, वह अच्छी तरह से ठीक हो चुके थे। अब वह पहले से स्वस्थ हो चुके थे। उनके शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा आ गई थी। जब उनके बारे में वहाँ के मैनेजर को जानकारी हुई कि वह एक सरकारी टीचर के पद से रिटायर हुए हैं और वह बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए उन्होंने प्रेम शंकर जी को लघु उद्योग का मैनेजर बना दिया। जिसके चलते प्रेम शंकर जी ने इतनी मेहनत करी, वह लघु उद्योग धीरे धीरे एक बहुत बड़ी कंपनी के तौर पर खड़ी हो गई। अब उस कंपनी की देश विदेश में चर्चा होने लगी थी, क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर सारे कर्मचारी महिला ही थी, क्योंकि वह महिला समाज को जागरूक करना चाहते थे कि वह भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। इस कंपनी में उनकी बहू सोनम भी आई थी अपना इंटरव्यू देने के लिए, जिससे उसे वहाँ नौकरी मिल सके। सोनम जैसे ही कंपनी के अंदर घुसी, पानी की पाइप लेकर पेड़ पौधों में पानी दे रहे प्रेम शंकर जी की पाइप से पानी के छींटे सोनम के ऊपर पड़े। सोनम चिल्लाती हुई कहती है, सिक्योरिटी, इस बुढ़े को अभी के अभी कंपनी से बाहर निकालो। मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। इस बुढ़े को माली की नौकरी किसने दी? प्रेम शंकर जी कहते हैं, बहू, तुम जिस कंपनी में इंटरव्यू देने आई हो, मैं उस कंपनी का मैनेजर हूँ और आज का इंटरव्यू मैं ही लेने वाला हूँ। जिसे सुनकर सोनम दंग रह जाती है। उसके तो पैरों तले जमीन ही सरक गई। बात कुछ घंटे पहले की थी। राजेश सोनम से कहता है, सोनम, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू का समय हो रहा है। 9 बजे मैं तुम्हें कॉलेज तक छोड़ दूँगा। हाँ, मैं अभी बस 5 मिनट में नहा कर आई और फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। मुन्ने को भी दूध पिला दिया है। जब तक मैं नहा कर आती हूँ, तुम जल्दी से मेरे लिए मैगी बना दो। सोनम नहाने के लिए चली गई। राजेश गोदी में अपने बेटे को लिए रसोई में अपनी पत्नी सोनम के लिए मैगी बनाने लगा। सोनम के आने के बाद दोनों मैगी को खाते हैं और फटाफट से सोनम अपने इंटरव्यू के लिए निकल पड़ती है। जाने से पहले राजेश सोनम से कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें यह नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, जिससे हम दोनों के हालात कुछ सुधरेंगे। अभी तो हम दोनों के हालात ऐसे हैं कि अपने बेटे और अपना पेट ही भर पाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऊपर से उधारी वालों ने परेशान कर रखा है। पड़ोस में दरवाजे के पास बैठे हुए मनोहर जी सोनम और राजेश की बातों को सुन लेते हैं। मन ही मन बड़बड़ाते हैं कि यह सब तुम लोगों के कर्मों का ही फल है, जो आज दाने दाने को मोहताज हो। किस चीज़ की कमी थी तुम्हारे पास? सब कुछ तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए करके दिया था। बंगले से लेकर गाड़ी तक तुम्हारे पिता ने तुम्हें दी थी, लेकिन आज तक अपने पिता की दी हुई संपत्ति की तुमने कदर नहीं की और ना ही अपने पिता की कदर की। अपने पिता की उम्र का भी लिहाज न रखा और उन्हें ऐसी जगह छोड़ आए कि मैं दोबारा से अपने दोस्त प्रेम शंकर से नहीं मिल पाया हूँ। मैंने उनको ढूंढने की कितनी कोशिश की है, लेकिन एक बार भी मुझे नहीं मिला। पता नहीं मेरे दोस्त को तुमने कहाँ छोड़ दिया है। अपने मन ही मन मनोहर जी बड़बड़ाए जा रहे थे।
तभी वह सोनम और राजेश को अपनी ओर आते देखते हैं। सोनम मनोहर जी की तरफ आती है और कहती है, अंकल आशीर्वाद दीजिए, आज मैं अपने इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। बेटा, जिसने तुम्हें भरपूर आशीर्वाद दिया था, तुम उसका मान न रख पाई तो अब मैं तुम्हें कोई आशीर्वाद नहीं दे पाऊँगा। इतना कहकर मनोहर जी घर के अंदर चले गए, क्योंकि सोनम और राजेश ने अपने पिता प्रेम शंकर जी के साथ जो किया था वह सही नहीं था। मनोहर जी ने अपने मित्र को अपने ही घर में तड़पते हुए देखा है। आज जब समय की मार पड़ी तो वही बेटे बहू आशीर्वाद लेने के लिए आ गए। अपने घर के बुजुर्ग पिता को कंकाल मात्र बनाकर पता नहीं कहाँ छोड़ आए हो और मेरा आशीर्वाद लेना चाहते हो। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों को कभी नहीं मिलेगा। दरअसल कुछ महीनों पहले सोनम और राजेश लखनऊ के एक बहुत ही धनी इलाके में बड़े से बंगले में अपने पिता प्रेम शंकर जी के साथ रहते थे। प्रेम शंकर जी सरकारी टीचर के पद से रिटायर हुए थे। जिस इलाके में उन्होंने अपना बंगला बनवाया था वहाँ की ज़मीन बहुत महंगी थी। मनोहर जी भी प्रेम शंकर जी के साथ ही पढ़ाते थे। दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र भी थे। प्रेम शंकर जी के एक ही बेटा था, राजेश। दुख की बात तो ये थी कि प्रेम शंकर जी की पत्नी अपने बेटे की शादी से पहले ही उनकी मौत हो गई। पत्नी के बिना प्रेम शंकर जी को घर में बड़ा ही सूना सूना लगता था। बेटे की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। नौकरी लगने से पहले ही प्रेम शंकर जी ने अपने बेटे से शादी करने के लिए कहा कि बेटा, तुम्हारी शादी के लिए बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, जल्दी से अपने लिए एक नौकरी ढूंढ लो और इस घर में एक बहू ले आओ। एक औरत के बिना घर बड़ा सूना लगता है। जब तक तुम्हारी माँ थी घर एकदम भरा भरा लगता था, अब तो खाली घर काटने को दौड़ता है। तुम भी पढ़ाई के लिए कॉलेज चले जाते थे, घर में बहू आ जाएगी तो अच्छा लगेगा। हालांकि प्रेम शंकर जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वैसे भी वह सरकारी टीचर थे, खूब सारा पैसा था, अपना बंगला भी बना लिया था और अभी जिस बंगले में रह रहे थे अपनी पत्नी के साथ मिलकर बनाया हुआ था। उस बंगले में कुछ समय रह भी नहीं पाई, लेकिन बेचारी कैंसर की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अपनी पत्नी को बचाने के लिए प्रेम शंकर जी ने क्या क्या नहीं किया। अपनी पत्नी को याद करके प्रेम शंकर जी भावुक हो जाया करते थे कि यह घर मैंने तुम्हारी पसंद से बनवाया था और इस घर में तुम मन भर के रह भी नहीं पाई। हर चीज़ पत्नी की पसंद की थी। घर की एक एक चीज़ में वह अपनी पत्नी की यादों को संजोए हुए थे। कुछ ही महीनों में राजेश की नौकरी लग गई और सबसे अच्छी बात थी कि नौकरी गाजियाबाद शहर में ही थी। नौकरी लगने के बाद ही प्रेम शंकर जी अपने बेटे राजेश की शादी सोनम से करा देते हैं। शुरू के कुछ महीनों में तो सोनम अपने ससुराल में ठीक ठाक रही, लेकिन बाद में उसका रवैया प्रेम शंकर जी के प्रति बदलता चला गया। वह सुबह सोकर ही 12 बजे तक उठती थी। देर रात तक पार्टियां करना, हर दूसरे दिन शॉपिंग करने जाना, अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमते रहना, यह सब उसे बहुत पसंद था। हालांकि प्रेम शंकर जी अपनी बहू को कभी कहीं आने जाने से रोकते टोकते नहीं थे। घर में खाना बनाने के लिए भी बावर्ची लगा था, साफ सफाई के लिए भी नौकरानी लगी हुई थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि सोनम अपने पति के साथ हफ्ते 2 हफ्ते घूमने में ही निकाल देती थी, जिससे राजेश के ऑफिस से फ़ोन आने लगते थे कि तुम ऑफिस से बहुत छुट्टियां ले रहे हो, तुम्हारे पैसे काट लिए जाएंगे, इतनी ज़्यादा छुट्टियां लोगे तो आगे चलकर तुम्हें दिक्कत भी होगी। लेकिन सोनम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि ससुर का बंगला बना हुआ है, अच्छी खासी घर में पेंशन आ रही है,
तो मेरे पति को कमाने की क्या ज़रूरत है। इस बुढ़े के पैसे को ही हम उड़ाएंगे। एक दिन प्रेम शंकर जी बाहर क्यारी में लगे हुए पौधों में पानी दे रहे थे। बागवानी का शौक प्रेम शंकर जी की पत्नी को बहुत था। उन्होंने अपने हाथों से क्यारी में तरह तरह के फूल पौधे लगाए थे। साथ ही साथ किचन गार्डनिंग का भी शौक था। वैसे तो प्रेम शंकर जी को गार्डनिंग का कुछ खास शौक नहीं था, लेकिन पत्नी के जाने के बाद अपने खालीपन को भरने के लिए कई पत्नी के हाथ से लगाए हुए पेड़ पौधों में और क्यारी में सुबह शाम पानी दिया करते थे। एक दिन सोनम तैयार होकर अपनी सहेलियों के साथ बर्थडे पार्टी में जा रही थी। प्रेम शंकर जी पौधों में पानी दे रहे थे। तभी सामने से सोनम गुजरी और पानी के कुछ छींटे सोनम के ऊपर पड़े, जिससे उसके कपड़े गीले हो गए। वह अपनी सहेलियों के सामने आंखें निकालते हुए बोली, बुढ़े दिखाई नहीं देता है? इतनी बड़ी यहाँ खड़ी हूँ, फिर भी मेरे ऊपर पानी डाल दिया। सुबह शाम पानी की पाइप लेकर रहते हो, पूरे घर को गीला कर देते हैं। अब मुझे अपने कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। वैसे ही इतनी देर हो रही थी, तुम्हारी वजह से और भी देर हो जाएगी। प्रेम शंकर जी अपनी बहू का मुंह ताकते रह गए। बहू अपनी सहेलियों के सामने किस तरह से मुझसे बात कर रही है? यह बहू का क्या तरीका है मुझसे बात करने का? वह कुछ कह पाते इससे पहले बहू पैर पटकती हुई अंदर कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। प्रेम शंकर जी अपनी बहू के रवैये से बहुत दुखी थे। जरा से पानी के छींटे क्या पड़े, बहू ने सबके सामने इतनी बेइज्जती से मुझसे बात की। पानी ही तो था, थोड़ी देर में सूख जाता, और मुझे क्या पता था कि जब मैं पानी की पाइप लेकर मुड़ने वाला था तो पीछे से तुम आने वाली हो। शाम को प्रेम शंकर जी अपने बेटे से इस बारे में बात करते हैं तो राजेश भी गुस्से से कहता है, सोनम सही तो कह रही थी, पापा तुम भी जरा क्यारी में पूरा दिन पानी देते रहते हो। पता नहीं इन पेड़ पौधों से तुम्हें क्या लगाव है। किसी दिन गुस्सा आया तो तुम्हारे सारे पेड़ पौधे उखाड़ कर फेंक दूंगा। पूरे लॉन में मिट्टी मिट्टी किए रहते हो। बेटा तुम्हें तो पता है यह पेड़ पौधे तुम्हारी माँ के हाथों से लगाए हुए हैं। तो क्या हो गया पापा, पेड़ पौधे हैं, कोई अमृत तो नहीं है जिनको हम उखाड़ के नहीं फेंक सकते। अब जो भी करना हो ध्यान से करना। सोनम को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने बेटे बहू का रूप देखकर प्रेम शंकर जी को आने वाले समय का अंदेशा होने लगा था कि आगे का समय, यह कहिए उनका बुढ़ापा ठीक से नहीं कटेगा। इन्हीं बातों से परेशान प्रेम शंकर जी पास के ही पार्क में अपने मित्र मनोहर जी के साथ टहलने के लिए चले गए। मनोहर जी और प्रेम शंकर जी दोनों ही शाम को पार्क में टहलने जाते थे और एक दूसरे से अपने मन की सारी बातें करते थे। मनोहर जी अपने मित्र को सलाह देते थे कि आपको अपने लिए कुछ सोचना चाहिए। अभी तक तो अपनी पेंशन अपने बेटे बहू को दे रहे थे, लेकिन बेटे बहू के रवैये को देखते हुए आपको अपने हाथ में कुछ पैसे रखने चाहिए। घर पर आकर प्रेम शंकर जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा मेरा बैंक के कागज़ और एटीएम का कार्ड मुझे दे दो। मुझे अपने लिए कुछ पैसे निकालने जाना है और अपना एटीएम कार्ड भी बदलवाना है। भड़कते हुए राजेश कहता है, क्यों पापा, आपको कार्ड बदलवाने की क्या ज़रूरत है? और आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ पैसे चाहिए तो मैं निकाल के दे दूंगा, लेकिन हाँ, बैंक में ज़्यादा पैसे नहीं हैं, थोड़े ही दे पाऊंगा। बेटा मेरे ही पैसे मुझे देने से मना कर रहे हो? कार्ड भी मेरा है, मुझे मेरा एटीएम कार्ड वापस चाहिए और मेरे सारे कागज़ भी वापस करो जिस पर मेरी पेंशन आती है। सब कुछ तुमने अपने पास रखा हुआ है। इसी बात को लेकर के राजेश और प्रेम शंकर जी में एक तीखी
बहस हो जाती है। रात में सोनम अपने पति को भड़काते हुए कहती है, देखो जी, यह बंगला तुम्हारे पिता जी के नाम है। अभी तुम्हारे पिताजी के ऐसे तेवर हैं तो आगे चलकर पता नहीं क्या करेंगे। हमें कुछ न कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। इस बंगले को अपने नाम करना पड़ेगा। साथ ही साथ पिताजी की पेंशन भी उन्हीं के अकाउंट में आती है। आज वह अपनी पेंशन पर हक जताने लगे हैं। अभी तक तो हम उनके पेंशन के पैसे खुद ही निकालते थे, खुद ही खर्च करते थे। उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं था। हमें उनकी पेंशन के बारे में भी कुछ न कुछ ज़रूर सोचना चाहिए। राजेश भी कुछ कम नहीं था। उसने भी अपने पिता के बारे में जरा भी न सोचा और एक नालायक बेटे की तरह अपनी पत्नी से कहा, तुम चिंता मत करो सोनम, मैं कुछ न कुछ ऐसा जुगाड़ करूँगा जिससे बंगला मेरे नाम आ जाएगा और पेंशन का एक पैसा भी वह नहीं निकाल पाएंगे। हफ्ते 10 दिन तक सोनम और राजेश अपने पापा से बात नहीं करते हैं। प्रेम शंकर जी अपनी बहू बेटे के बदले हुए रवैये को और उनके व्यवहार को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ठीक से खाना भी नहीं खाते, रात में नींद भी नहीं आती, हमेशा चिंता करते रहते हैं, अपनी पत्नी को याद करते रहते हैं। अधिक टेंशन लेने की वजह से एक दिन उनको हार्ट अटैक आ गया। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हफ्ते भर तक अस्पताल में भर्ती रहते हैं। मौके का फ़ायदा उठाकर सोनम और राजेश अस्पताल के कागज़ों के नाम पर अपने पिता से बंगले के कागज़ों पर दस्तखत करा लेते हैं, जिसको प्रेम शंकर जी समझ ही नहीं पाते हैं कि बहू बेटे उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। उन्हें तो लगता रहा कि बहू बेटे उनकी सेवा कर रहे हैं। जैसे ही बंगला बहू बेटे के नाम होता है, घर आने पर दोनों ने अपने पिता को परेशान करना शुरू कर दिया। अब तो वह ठीक से खाना भी नहीं देते। तबीयत खराब होने की वजह से ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहे हैं। घुटनों में दर्द होने लगा है। अपने मित्र मनोहर जी से भी नहीं मिल पाते हैं। कभी कभार मनोहर जी ही उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं तो सोनम और राजेश को परेशानी हो जाती है। प्रेम शंकर जी रात के 12 बजे अपने कमरे में बैठे हैं। आँखों से नींद दूर दूर तक नहीं है। सूख कर एकदम से कंकाल हो गए हैं। ना तो ठीक से खाना खाने का मन करता है, ना ही कोई उनकी परवाह करता है। एक मनोहर जी ही उनसे मिलने आते थे, उनको भी बहू बेटे ने मना कर दिया। अब घर के अकेले कमरे में पड़े पड़े उनका दम घुटता है। एक दिन रात के 2 बजे वह बाहर लॉन में लगे पेड़ पौधे के पास आकर बैठ गए। रात के 2 बजे बेटे बहू अपनी पार्टी करके वापस आए। पेड़ पौधे के पास अपने पिता को बैठा हुआ पाया तो भड़कते हुए कहने लगे, तुम्हें बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी? चुपचाप से अंदर जाकर बैठो। बहू बेटे की बात सुनकर प्रेम शंकर जी उठकर अपने कमरे में जाने ही वाले थे कि अचानक से फर्श पर पड़े पानी से फिसलकर लड़खड़ा कर गिर पड़े, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। बहू बेटे उन पर और भड़कते हुए बोले, ठीक से चला नहीं जाता है, अब मेरे लिए और काम बढ़ा दिया। कौन तुम्हारी सेवा करेगा? कौन अस्पताल ले जाएगा? कौन दिखाएगा? अब मुझसे यह सब नहीं होगा। पहले ही इतने बीमार थे, ऊपर से तुम्हारे पैर टूट गए हैं, मुझसे तुम्हारी सेवा नहीं होगी। हाँ राजेश, तुम सही कह रहे हो, किसी वृद्धा आश्रम में भेज दो इनको। दूर के शहर में किसी एक वृद्धा आश्रम में बात करो और इस बुढ़े को उधर ही भेज दो। पैरों में दर्द की वजह से प्रेम शंकर जी कराह रहे हैं और अपने बेटे बहू की इतनी कड़वी बातें
सुनकर अपना दर्द भूल गए। कहते हैं, बेटा तुम मुझे वृद्धाश्रम क्यों भेजोगे? यह मेरा घर है, बंगला मैंने बनवाया है, मेरे नाम है। निकलना है तो तुम इस घर से निकल जाओ। मुझे पेंशन मिलती है, मैं अपनी पेंशन से अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर लूँगा। सोनम चिल्लाती हुई कहती है, यह बंगला तुम्हारा नहीं है, अब मेरे नाम हो गया है। चाहे तो तुम बंगले के कागज़ भी देख सकते हो। बंगले के कागज़ अपने ससुर को दिखाते हुए सोनम कहती है, जिसे देखकर प्रेम शंकर जी दंग रह जाते हैं। और तुम क्या मुझे घर से निकालोगे? अपने पैरों पर तो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हो। राजेश, ऐसा करो, कल सुबह होने से पहले ही बुढ़े को दूर के शहर में किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ आओ। अपने बहू बेटे की बातें सुनकर प्रेम शंकर जी एकदम टूट गए। उन घर को कैसे छोड़ दें जिस घर को उन्होंने इतने मन से बनवाया है। जो घर उनका है, आज उसी घर से बेटे बहू निकाल रहे हैं। लेकिन बेटे बहू ने उनकी सुनी ही नहीं। अंधेरी रात को ही दोनों ने हाथ पैर पकड़कर प्रेम शंकर जी को कार में डाला। पैर में बहुत दर्द हो रहा है। बेटे बहू इतने निर्दयी हो गए कि उन्होंने अपने पिता को अस्पताल में दिखाने की ज़रूरत भी नहीं समझी। अस्पताल दिखाने की जगह एक दूर के शहर में वृद्धा आश्रम में छोड़ आए और पलट के भी नहीं देखा। अपने बेटे बहू की निर्दयता को देखकर प्रेम शंकर जी के आँखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। जितना दर्द उन्हें अपने टूटे हुए पैर का नहीं है, उतना दर्द अपने बेटे के व्यवहार से हो रहा है। दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। कितने प्यार से अपने बेटे को पाला था, कितने अरमानों से घर में बहू लाए थे कि बहू आएगी तो घर फिर से हरा भरा हो जाएगा, घर में अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि बहू के साथ साथ मेरा बेटा भी बुढ़ापे में मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। बहू बेटे प्रेम शंकर जी को वृद्धाश्रम के अंदर भी लेकर नहीं गए, वह बाहर ही छोड़कर आए। जब सुबह वृद्धाश्रम के लोगों ने देखा बाहर कोई बूढ़ा व्यक्ति पड़ा है और वह कराह रहा था, तो कुछ लोगों ने वहाँ के मैनेजर को बताया तो वह भाग कर आया। प्रेम शंकर जी की हालत देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने फटाफट से प्रेम शंकर जी को एक अच्छे से अस्पताल में भर्ती कराया। टूटे हुए पैर पर प्लास्टर चढ़वाया। 2 महीने तक प्रेम शंकर जी के पैर पर प्लास्टर चढ़ा रहा। इधर मनोहर जी घर में अपने मित्र के ना दिखने पर बड़े परेशान थे। कई बार उनके बेटे बहू से पूछने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही प्रेम शंकर जी के बारे में पूछने पर भड़क जाते थे, कुछ नहीं बताते थे। लेकिन मनोहर जी को इतना समझ में आ गया था कि जो कुछ भी हुआ है उसमें इन दोनों का ज़रूर हाथ है, क्योंकि प्रेम शंकर जी ने उन्हें अपने बेटे बहू के बारे में बहुत कुछ बताया था। बेटे बहू किस तरह से परेशान करते हैं यह सब भी उन्हें पता था। कई जगह शहरों में उन्होंने अपने मित्र को ढूंढने की कोशिश भी की थी, लेकिन नाकाम रहे। लेकिन कहते हैं ना कि जो जैसा करता है वह वैसा भुगतता है। राजेश और सोनम के साथ भी यही हुआ। उन दोनों ने अपने बुजुर्ग पिता के साथ जो किया था उसका फल तो उन्हें मिलना ही था। ऑफिस में इतनी ज़्यादा छुट्टियां करने की वजह से राजेश की नौकरी चली गई। इस बीच सोनम को एक बेटा हो गया। घर में खर्च इतने ज़्यादा हो गए थे, बिना नौकरी के सोनम और राजेश अपने घर के खर्चों को नहीं संभाल पा रहे थे, क्योंकि पहले से ही शॉपिंग और
पार्टियां करने का इतना ज़्यादा शौक था कि एक भी पैसा बचाकर नहीं रखते थे। जगह जगह से उधारी ले रखी थी। उधारी अधिक होने की वजह से आखिर में सोनम और राजेश को अपने पिता का वह बंगला बेचना पड़ा जिसे उन्होंने अपने पिता से धोखे से लिया था। बंगला बेचकर वह उसी सोसाइटी में 2 कमरों के एक घर में रहने लगे जो मनोहर जी के बगल में था। अपने पिता की पेंशन से जैसे तैसे अपने घर के और बच्चे के किराए के खर्च निकाल रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक से बैंक में जाकर पता चला कि जिस अकाउंट से पेंशन के पैसे निकालते थे वह बंद हो गया है। अब तुम पैसे नहीं निकाल पाओगे। राजेश के हाथ पैर फूल गए कि किस तरह से घर के खर्च चलेंगे, क्योंकि अब तो घर में 3 सदस्य हो गए हैं। घर में पैसों के लाले पड़े हुए हैं। नौकरी मिल नहीं रही है, यह कहिए कि सड़क पर आ गए। बस खाना खाने लायक पैसे थे उनके पास, इसके अलावा कोई जरिया नहीं था। पैसों का आज कुदरत ने उन दोनों को ऐसा सबक सिखाया है कि आसमान के तारे नजर आ गए। जब अपने ही बच्चे को कुछ खिलाने के लिए नहीं ला पाते हैं तो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो जैसा करता है वह वैसा भरता है। बस इसीलिए अब उनका स्वभाव मनोहर जी के प्रति भी बदल गया था। लेकिन मनोहर जी उन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह उन दोनों की हकीकत जानते थे। आखिर में सोनम कहती है, अब हम दोनों और बच्चे के पेट को भरने के लिए मैंने कंपनी में सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है तो मैं ही हाथ पैर मार कर देखती हूँ, जिससे अपने बच्चे को कुछ खिला सकूँ, अपना पेट भर सकें। इतना सब हो जाने के बाद भी उन दोनों के मन में एक बार भी नहीं आया कि एक बार अपने पिता से जाकर माफ़ी मांग लें, उन्हें अपने साथ ले आएं। जैसे ही सोनम कंपनी के अंदर इंटरव्यू के लिए पहुंचती है तो कंपनी की गार्डिंग एरिया में एक बुढ़ा दिखाई देता है। पता नहीं क्यों सोनम उसकी तरफ बढ़ जाती है। शायद वह बुढ़ा उसे जाना पहचाना सा लग रहा है। पास जाकर देखती हैं तो दंग रह जाती है। वह कहती है, लगता है तुम्हारे पैर ठीक हो गए, इसलिए कंपनी में माली का काम करने लगे हो। ठीक भी है बुढ़े, तेरे लिए यही सही है। घर में रहकर बहुत घमंड दिखाता था, देखा कैसे घर से चुटकियों में निकाल दिया, किसी को पता भी नहीं चला। प्रेम शंकर जी अपनी बहू को देखकर आग बबूला हो जाते हैं। पानी की पाइप को एक तरफ रखने के लिए जैसे ही मुड़ते हैं तो आज फिर से पानी की पाइप सोनम के ऊपर पानी गिर जाता है। आज तो पिछली बार से भी ज़्यादा पानी गिर गया था, जिसे देखकर सोनम चिल्लाती हुई बोली, सिक्योरिटी, इस बुढ़े को अभी के अभी बाहर निकाल कर फेंक दो। पता नहीं इस बुढ़े को इधर किसने माली बनाया है। सोनम के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी लोग उधर इकट्ठे हो जाते हैं और सोनम प्रेम शंकर जी को भला बुरा कहे जा रही है। पास में खड़ा हुआ एक व्यक्ति पूछता है, अरे मैडम जी, लगता है आप कंपनी में नई आई हैं। हाँ, आज मेरा सुपरवाइज़र पद के लिए इंटरव्यू है, उसी को देने के लिए आई हूँ। लेकिन यह बुढ़ा इधर क्या कर रहा है, इसको जल्दी से बाहर निकाल कर फेंक दो। इस बदतमीज़ बुढ़े को मैं और देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तभी प्रेम शंकर जी कहते हैं, बहू, जिस कंपनी में तुम
सुपरवाइज़र के पद के लिए इंटरव्यू देने आई हो। मैं उस कंपनी का मैनेजर हूँ। तभी पास में खड़ा हुआ एक व्यक्ति कहता है, सर अंदर चलिए, इंटरव्यू के लिए जितने भी लोग आने थे सारे आ गए हैं। आज का सारा इंटरव्यू आपको ही लेना है। प्रेम शंकर जी उस व्यक्ति के साथ अपने ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उन सबकी बातें सुनने के बाद सोनम का तो यह हाल था कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं था। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी हुई है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। यह क्या बुढ़ा इस कंपनी का मैनेजर है और आज मेरा इंटरव्यू यही लेने वाला है। अब यह सोच सोच कर उसको घबराहट हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझे इंटरव्यू से निकाल दे, जबकि मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वृद्धा आश्रम में पहुंचने के बाद कुछ ही दिनों में प्रेम शंकर जी को सही देखरेख की वजह से स्वस्थ हो जाते हैं। मैनेजर को जब पता चलता है कि वह एक सरकारी टीचर थे और बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो वह कहते हैं, मेरे एक मित्र की पास के ही शहर में एक कंपनी है जहां पर वह एक आप जैसे प्रतिष्ठित और पढ़े लिखे व्यक्ति को ही मैनेजर के पद पर रखना चाहते हैं, जिसके लिए प्रेम शंकर जी खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। एक दिन वह अपनी पेंशन के लिए भी कंप्लेन कर देते हैं और बहू बेटे के पास जाने वाली पेंशन बंद हो जाती है। अब पेंशन उन्हीं के अकाउंट में आने लगी। अंदर इंटरव्यू देने के लिए सोनम जब सामने अपने ससुर जी को बैठा हुआ देखती है तो अपना रंग बदलते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, पापा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था आप इस कंपनी के मैनेजर हैं और इंटरव्यू आप ही लेने वाले हैं। मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। आपके जाने के बाद हमने इतना सारा कर्जा ले लिया था कि उसके लिए बंगला बेचना पड़ा। राजेश की नौकरी भी चली गई। मेरा एक बेटा भी है, खाना भी बड़ी मुश्किल से खिला पाती। प्लीज़ मुझे इस जॉब से मत निकालिए। प्रेम शंकर जी सोनम से कहते हैं, पहली बात तो दूर बैठिए, मैं तुम्हारा कोई पापा नहीं हूँ, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। और दूसरी बात, मैं तुम्हारे जैसी बदतमीज़ महिला को अपनी कंपनी में नहीं रख सकता हूँ, जो बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान ना करना जानती हो, उनका आदर ना करती हो, तो वह दूसरों को क्या सिखाएगी, अन्य लोगों को क्या सुपरवाइज करेगी। तुम्हारी जैसी महिला की कंपनी में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी के अभी इस कंपनी से निकल जाओ, वरना सिक्योरिटी वाले को बुलाकर धक्के मारकर निकलवा दूंगा। बहू बेटे ने उनके साथ जो किया था, बहू की शक्ल देखने के बाद प्रेम शंकर जी के दिल में एक एक चीज़ सुई की तरह चुभ रही थी। वह अपनी बहू को जॉब नहीं देते हैं। सोनम शर्म के मारे कंपनी से निकल जाती है। आज सोनम ने जो किया था, सारी चीज़ों का हिसाब प्रेम शंकर जी ने एक साथ कर दिया। आज उसे भी अपने किए पर पछतावा हो रहा होगा, लेकिन वही है ना कि कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, इसलिए हमेशा सभी के साथ अच्छा करने की कोशिश करिए, सभी का सम्मान करिए और कभी भी किसी के साथ धोखा करने का सोचना भी मत। अब सोनम और राजेश दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर
प्रेम शंकर जी अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता रहे थे और अपनी पेंशन का आधा हिस्सा वृद्ध आश्रम को हर महीने दान दे देते थे, बाकी से अपना खर्चा चलाते थे। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।